आपके जीवन में समस्या कड़ी है तो आप जाएंगे केदारनाथ, आप जाएंगे वैष्णो देवी। टैक्स भरता कौन है? ऊपर वाला, मिडिल वाला। हो सकता है ऊपर वाला ज्यादा बढ़ रहा हो, मिडिल वाला कम बढ़ रहा हो। बीमारी तो सब तीनों को सेम ही होता है, खर्च तीनों में सेम होगा। हनुमान की शुरुआत कैसे हुई? No one should die on road in 2030. That is the larger vision of the company. पेशेंस को अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें पैशन से, पेशेंस को हम अगर कन्वर्ट कर दें टुवर्ड्स मोर अग्रेसिव। शादी हो चुकी है? शादी हो चुकी है। लव है? मेरे लिए ये सवाल बहुत कठिन होता है। तो मैंने बोला इफ ही रिजाइन तो आई विल आल्सो रिजाइन। देखेंगे, विल टेक अ रिस्क टुगेदर, विल वॉक इट आउट। जब पिज्जा 30 मिनट में डिलीवर हो सकता है तो एम्बुलेंस 15 मिनट में। वो आपके आएंगे फूफा जी, ठीक है। आएंगे बोलेंगे कि अरे इनका अपना सांस तो चल नहीं रहा है, इनको मशीन पे जबरदस्ती जो है छाती ऊपर नीचे करके रखे हुए है डॉक्टर। हेल्थ और एजुकेशन राइट है एंड वी कांट कंपेयर इट कपड़े, कॉफी, किसी और प्रोडक्ट से। मेडिकल प्रोसीजर के रेट्स जो हैं वो शहर से शहर, अस्पताल दर अस्पताल चेंज होते हैं और उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज नहीं बैठी। हमारा समझ पता है क्या है, इट्स ऑल डिपेंड कि भाई उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है। दैट विल चेंज द पर्सपेक्टिव। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता है। बिहार में कोई जिला, कोई पंचायत, कोई गांव, आप नाम लीजिए, 20 मिनट के अंदर 5 आदमी हम खड़ा कर देंगे। बीपीएल का भी पेशेंट है, वो भी मरीज है, उसकी भी आकांक्षा है कि हमारा इलाज दिल्ली एम्स में हो। किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में, चाहे गवर्नमेंट प्राइवेट कैसा भी क्लिनिक हो, एक नर्स इज द बैकबोन ऑफ द डिलीवरी। हेलो दोस्तों, मैं हूं उत्तम प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा शो छुपा रुस्तम। दोस्तों, मैं अगर आपको यह बोलूं कि जब 30 मिनट में पिज्जा आपके घर तक पहुंच सकता है, तो जब इमरजेंसी होता है तो आपके घर पर 15 मिनट में एम्बुलेंस भी पहुंच सकता है, तब आप सोचेंगे कि एक गलत बोल रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा संभव है और इस चीज को हकीकत में बदला है दो दोस्तों ने, जिनकी वजह से आज न जाने कितनी जानें बची हैं। तो आज की शो के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर नीरज झा और संतोष जी। आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे शो में। स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने एक वीडियो में बोला था कि मैं डॉक्टर बन चुका हूँ और हमारे घर में ये चीज़ डिफाइन था कि मेरे जो कजिन्स हैं इनको ये बनना है, वो बनना है। तो मेरा यह सवाल है कि आप तो डॉक्टर बन गए, लेकिन आपके जो कजिन्स हैं उनका क्या हाल है? सबने जो डिसाइड किया था मोटा मोटा सब अपने अपने रास्ते पे हैं। हमारे फैमिली में अगर बात करें तो मेरे जो हम 5 भाई हैं, 5 भाई में सब लोग अपना अपना नौकरी कर रहे हैं। 2 लोग मेडिकल प्रोफेशन में ही हैं और बाकी लोग सेल्स प्रोफेशन में हैं, कुछ लोग इंजीनियर्स हैं। मेरी 2 सिस्टर हैं, दोनों इंजीनियर्स हैं। मेरी और एक बहन है, वो मार्केटिंग में काम करती है। तो इस तरीके से हमारा पूरा घर में एजुकेशन शुरू से ठीक रहा। कह सकते हैं कि जितने भी कजिन्स थे और आप थे सब लोग सेटल हो चुके हैं। सब सेटल्ड हैं और पापा टीचर थे, इसीलिए जो है गार्जियनशिप स्ट्रांग रही, पढ़ाई लिखाई सबकी अच्छी ही हुई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय? हाँ, पापा केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक थे। और आप कुछ डिटेल में अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। और डिटेल मतलब पिताजी केंद्र, जस्ट लाइक आप कहाँ के रहने वाले हैं, कैसा आपको? मेरा मूल निवास जो है वो दरभंगा का है, पैदाइश झारखंड की है। और मेरे लिए सवाल बहुत कठिन होता है कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि इतना जगह रहे हैं। पैतृक निवास मेरा दरभंगा है, लेकिन बर्थ प्लेस मेरा बोकारो है। एक अच्छा खासा समय हमने झारखंड में बिताया है। उस समय अनडिवाइडेड बिहार हुआ करता था। बाद में उड़ीसा में ट्रांसफ़र हुआ पापा का, तो 3-4 ट्रांसफ़र जो है उड़ीसा में हुई। तो उड़ीसा से भी काफ़ी परिचित हूँ। भुवनेश्वर, कटक, तालचेर, खोर्धा रोड, ये सारे जगहों पे हम लोग रहे हैं। उसके बाद जो है अपनी एजुकेशन की वजह से उदयपुर रहना हुआ, पिलानी से पढ़े तो पिलानी रहना हुआ, CMC वेल्लौर में काफ़ी टाइम बीता, अहमदाबाद में काफ़ी टाइम बीता। तो मतलब बचपन से और पढ़ाई ख़त्म होने तक की यात्रा में काफ़ी लंबा ट्रैवल रहा और कई शहरों में रहा हूँ। तो इसकी वजह से जो एक्सेंट है वो भी थोड़ा डिफरेंट रहा है। कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोग मुझे बोलते हैं कि यार तुम्हारे टोन से बिहारीपना नहीं झलकता है। अच्छा। तो वो स्टीरियोटाइप जो है एक लोग सुनना चाहते हैं कि आप थोड़ा बिहारी बोलें, तो वो था नहीं। जब मैं वापस पटना आया था 2001 में, तो मुझे बहुत लोग ये बोलते थे कि लगता है बाहर का है क्या। तो मैंने
पर्पसफुली उस समय हम बोलना शुरू किया और फिर धीरे धीरे इस बिहारीपन को जो है अपनाया। यहाँ पे होता ही है कि मैं को लोग हम बोलते हैं, मेरा भी वही आदत है। सर आपका क्या रोल है हनुमान में और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप अपने बारे में बताइए। फैमिली बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। पिताजी मेरे भी गवर्नमेंट ही डिपार्टमेंट में थे, इन पुलिस डिपार्टमेंट, और क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब उनका भी था, बट उन्होंने एक काम भी किया था कि हो सकता बचपन में बदमाश हूँ, मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया था। कहाँ पे? मैं पटना में ही पढ़ा हूँ, डॉन बॉस्को एकेडमी का पास आउट हूँ। सो आई डिडंट, बहुत स्कूल चेंज तो नहीं हुआ है, बट इस बात से ताल्लुकात भी नहीं रखता हूँ कि जवानी तक वाला जो सीज़न होता है उसी में गहरे दोस्त बनते हैं। गहरे दोस्त बचपन में बनते हैं, और स्कूल ज़्यादा चेंज करने का फ़ायदा भी ये होता है कि यू गेट एक्वेंटेड टू लॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स और आपका नेटवर्क बड़ा हो जाता है। हनुमान में मेरा बेसिक रोल ये है कि मैं ओवरऑल बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग कम्युनिकेशन का चैनल में देखता हूँ यहाँ पे। और एज अ कंपनी हालांकि हम लोग एक सोशल एंटरप्राइज कहलाते हैं, बट वी आर ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट। और इस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ, इसकी बिजनेस का देख रेख करना, इसकी P&L देखना, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऑफ कोर्स उसमें जो भी इकोनॉमिक्स बैठता है उसमें सोशल एस्पेक्ट भी है, हाउ टू गिव सर्विस टू द सोशल प्लेटफॉर्म्स, टू द पीपल हु आर अनसर्व्ड एंड अनरीचेबल, तो एस्पेक्ट भी है। तो इट्स अ कंप्लीट मिक्स। तो कहीं पे प्रॉफिट भी है, कहीं पे वी डू लॉट ऑफ सोशल वर्क आल्सो। तो कह सकते हैं कि हनुमान प्रॉफिटेबल है? ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबल है, मतलब कई एक वर्टिकल्स हैं हमारे, कई एक वर्टिकल्स में प्रॉफिटेबल हैं, कई एक वर्टिकल हमने अभी शुरू किया है, तो इट्स स्टिल अंडर एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज, तो वो भी प्रॉफिटेबल हो मैं जाएगा। ये कहूँगा कि हनुमान का मॉडल प्रॉफिटेबल है। जब आप स्केल के इंजन पे होते हैं, हर एक नए मंथ में हम एक नई ज्योग्राफी खोल देते हैं, तो वहाँ के सेटअप कॉस्ट्स लगते हैं, तो ओवरऑल कंपनी का P&L जो है आपको प्रॉफिट में नहीं दिखेगा, बट द मॉडल इटसेल्फ इज प्रॉफिटेबल। एवरी यूनिट दैट वी सेल इज अ प्रॉफिटेबल यूनिट इकोनॉमिक्स। ये भी बोल सकते हैं कि आप किसी प्रोजेक्ट से प्रॉफिटेबल हैं और किसी और प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंजन जब स्केल पे चल रहा होता है, आप हर रोज़ नई ज्योग्राफी तलाश रहे होते हैं और ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो आपके सेटअप कॉस्ट काफ़ी बड़े होते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं सर। एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको बताया कि केंद्रीय विद्यालय से पढ़े, उसके बाद कॉलेज लाइफ के बारे में। उदयपुर से जो है मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मेडिकल ग्रेजुएशन उदयपुर से हुआ। फिर मैंने अपनी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की पढ़ाई जो है अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद से की। बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि EMS में जब हम घुसे थे 2008-9 के ड्यूरेशन में, उस समय में EMS बहुत ही फ्लरिशिंग ब्रांच नहीं था, बहुत लोग जानते नहीं थे इसके बारे में। तो मैंने अपना MBA किया पहले, फिर MPhil किया हॉस्पिटल हेल्थ सिस्टम्स मैनेजमेंट में, और मैं अस्पताल प्रबंधन में हॉस्पिटल मैनेजमेंट में अपना कैरियर परस्यू करने लगा। रैगिंग नहीं होता था? रैगिंग कभी हुई नहीं, रैगिंग हमारी, टू बी फ्रैंक, मतलब नहीं, मैंने भी नहीं किया कभी रैगिंग। और जो थोड़ी बहुत कोशिश कभी रही रैगिंग की, तो वो अंदर हमारे इतना बिहारीपना तो जिंदा था, भाषा में भले ही नहीं झलकता हो, लेकिन अंदर बिहारीपना इतना जिंदा था कि कभी रैगिंग देनी नहीं पड़ी हमें। आपने 2008 जो अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, आपने शायद उसे भी देखा था, तो क्या आपका भी कुछ रोल था वहाँ से पीड़ित लोगों का बचाने में? मैं 2008 में BJMC मेडिकल कॉलेज है अहमदाबाद का, वहाँ पोस्टेड था अंडर ट्रेनी, और उसी समय ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। तो मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में प्लेस्ड था और हमारे यहाँ काफ़ी भगदड़ मच गई थी। तो हम लोग रश किए और हॉस्पिटल में जितने भी इमरजेंसी में पेशेंट घुस रहे थे उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स कर रहे थे। उसी दौरान जो है एक एम्बुलेंस के अंदर ही से पेशेंट उतरा और उसी में ब्लास्ट हो गया। एम्बुलेंस के से जैसे ही पेशेंट उतारे वैसे ही ब्लास्ट हो गया। मीडिया में काफ़ी इस बात को दिया गया था। तो ही हिमसेल्फ वाज अ ह्यूमन बॉम्ब। तो काफ़ी बड़ा भगदड़ जो है हॉस्पिटल के अंदर हो गया था। तो वहाँ पे हमारे जो बैच के जितने लोग थे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया था और पूरा सिस्टम जो हॉस्पिटल में उहापोह मच जाती है, तो केवल मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं, वो पूरा सिस्टम को कैसे शांत किया जाए, कंट्रोल किया जाए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है जो हम लोगों को मिली थी, हमने पहली बार उसको लाइव एक्सरसाइज किया था वहाँ पे।
तो वहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला। बहुत, वो मेरी लाइफ का एक ऐसा मतलब पहलू था, ऐसा सीखने का एक मोमेंट था। उसी समय से मतलब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में था कि हम इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के अंदर कुछ करेंगे, क्योंकि हम मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में अब आ गया है कि हमारा कंट्री अभी तक जो है ना इमरजेंसी रेडी नहीं है। ना हमारा फैमिली रेडी होता है, ना हमारे स्कूल इमरजेंसी और किसी तरीके के डिज़ास्टर के लिए रेडी हैं, ना समाज रेडी है, ना सरकार रेडी है। आप कोविड में देख चुके होंगे कि कोविड जब आया तो कोई रेडीनेस ही नहीं थी, ना अस्पताल के लेवल पे थी, ना फैमिली लेवल पे थी। हेल्थ केयर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अपना ब्लड शुगर कैसे चेक करें, उसके लिए भी बाहर से लोग बुलाना पड़ता है। तो मतलब परिवार से लेकर के और सरकार तक पूरी व्यवस्था के अंदर इमरजेंसी रेडीनेस के नाम पे ज़ीरो है। आप दोनों का मुलाकात कैसे हुआ? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी था। मैं यहीं पटना के रूबन अस्पताल में काम कर रहा था और ये कब की बात है? ये 2010 की बात है। 2010 में एसपी वर्मा रोड में रूबन अस्पताल हुआ करता था, रूबन इमरजेंसी हॉस्पिटल के नाम से। तो वहाँ पे मैं काम कर रहा था और उस समय जस्ट मैंने अपना MBA पढ़ ही रहा था। मैं उस समय MBA कर ही रहा था हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। और संतोष आए थे 2013 में। 2013 में संतोष आए थे, नहीं 2013 में मैंने अपना MBA ख़त्म कर लिया था, 2012 में ख़त्म हुआ था और मैं MPhil में एडमिशन लिया था पिलानी में। तो मैं लीव पे था, उसी समय संतोष आए थे और उस समय संतोष काम करते थे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में और वहाँ से आए थे पटना। अपनी फैमिली परिस्थितियों की वजह से इनको पटना में जॉब चाहिए था, तो ये हेल्थ केयर में अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते थे, तो आए थे यहाँ पर। मैं था नहीं तो इनको वेट कराया गया मेरे लिए। फिर मैं जब आया तो हमारी पहली मीटिंग हुई, हम लोग साथ में काम किए। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉस्पिटल मार्केटिंग एंड आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉस्पिटल ऑपरेशंस। हम लोगों ने मिलके इस हॉस्पिटल को जो है बड़ा किया, फिर काफ़ी एक्सपेंशन वर्क किया। पटना सिटी में हॉस्पिटल खोले, सिवान में हॉस्पिटल खोले, फिर नया वाला जो रूबन हॉस्पिटल बना पाटलिपुत्रा में, वहाँ पे हमारा कुछ योगदान रहा। तो ये पूरी जर्नी जो है हमने साथ में बिताई। उसके बाद जब हमने रूबन छोड़ा 2015 में और मैंने ग्लोबल हेल्थ केयर ज्वाइन किया और रूरल हेल्थ केयर का मेरा पहला अनुभव वहीं से स्टार्ट हुआ। सो हमने हॉस्पिटल बनाए बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर जैसे छोटे जगहों पे। तो फिर मैंने संतोष को वहाँ खींचा और बोला मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो फिर संतोष उस ऑर्गेनाइजेशन में भी ज्वाइन किए और उस समय इनको इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल का प्रभार मिला, पहले मुजफ्फरपुर का फिर भागलपुर का। तो इंडिपेंडेंटली फिर ये हॉस्पिटल रन कर रहे थे। तो हमारी जर्नी जो है ऑलमोस्ट 10 साल की हो गई है साथ। बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त है। चलिए, अच्छा है कि बॉन्डिंग ऐसे ही आप लोगों का रहे और बिहार के ही नहीं बल्कि भारत में जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम उसमें आपका योगदान रहे, ऐसा हमारी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल। आप बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें हेल्थ केयर सिस्टम में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्या क्या चुनौतियां हैं जो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए? देखिए, चुनौतियां अनगिनत हैं। उस पर मतलब बहुत डिस्कस करें तो एक कंप्लीट सिलेबस है वो, राइट? नहीं, कुछ मुख्य, बट मुख्य देखिए, मुख्य जो है वो वही चुनौती को हम लोगों ने उठाया, उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम लोगों ने हाईलाइट किया अपने लिए और उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन लेके एज अ कंपनी, एज हनुमान, हम लोग मार्केट में वी एंटर्ड। और वो गैप था, राइट? और प्रमुख कारण वो था कि अगर जान माल की खतरे के समय आप क्या करेंगे? पेट दर्द है, चलो ठीक है, एक दिन सह लेंगे, आप कुछ पेन किलर्स लोकल फार्मासिस्ट के पास खा लेंगे, कुछ कहीं पे अरेंज कर लेंगे। बट कई बार आप सुनते होंगे गांव में या आसपास के फैमिलीज में जहाँ कहीं डेथ, अचानक सडन डेथ हो जाती होंगी, तो फैमिली बाद में रिमॉर्स करती है, मतलब सोचती है कि यार कम से कम कोई अच्छा डॉक्टर के पास दिखा देते, नहीं कुछ मौका दिया जाता, कुछ ऐसा लगता नहीं कि होता है चलो भाई इलाज चल रहा है लंबे समय तक, तब किसी की डेथ हुई, किसी की मृत्यु हुई, तो उतना रिमॉर्स नहीं होता, चलो लोगों ने ट्राई किया, अब रोड एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया किसी को अचानक से, अब कुछ नहीं कर पाए ऑल ऑफ अ सडन। वो सिचुएशन एक परिवार के लिए ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, बहुत मेंटल सेटबैक क्रिएट कर देता है और वो लॉस को हम लोग बचा सकते हैं। कैसे? थ्रू हनुमान, ऑफ कोर्स। वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम लोग हाईलाइट करने आ रहे हैं। टू बी इमरजेंसी प्रिपेयर्ड, इमरजेंसी सिचुएशन के समय में आपको करना क्या है,
आप किसको अप्रोच करेंगे, वहाँ से आपको क्या सहायता मिल सकती है, राइट। उससे बहुत सारी जाने उन्होंने बचाए भी हैं और आगे भी बचाते रहेंगे। तो लार्जली अगर बात करें ना, तो जो रूरल अर्बन डिवाइड है हेल्थ केयर में, वो सबसे बड़ा डिवाइड है कि 75% डॉक्टर जो है शहरी आबादी में आके बैठते हैं, 25% डॉक्टर ही हमारे ग्रामीण इलाकों में है। और ग्रामीण में भी अगर आप बात करें तो उसको दो डिवाइड कर दीजिए, एक है डिस्ट्रिक्ट टाउन, जैसे भागलपुर शहर के अंदर डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ से 10 किलोमीटर अंदर शहर से चले जाइएगा आप तो तहसील लेवल पे आपको ब्लॉक लेवल पे कोई डॉक्टर नहीं मिलता है। सो आप दुनिया भर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, चाहे वो इंडियन रिपोर्ट हो, WHO की रिपोर्ट हो, 75% डॉक्टर की आबादी जो है शहरों में है। और इसीलिए अस्पताल जो बन रहे हैं वो भी शहरों में ही बन रहे हैं। अस्पताल की भी कैटेगरी प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर और क्वाटरनरी हेल्थ केयर। टर्शरी क्वाटरनरी को समझा दूं कि बेसिकली अगर आपको क्रिटिकल केयर का रिक्वायरमेंट है, किडनी ट्रांसप्लांट का रिक्वायरमेंट है, नी रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरीज, ये सारा टर्शरी क्वाटरनरी केयर सिस्टम्स के अंदर आता है। तो गाँवों के अंदर छोटे मोटे इलाज भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि डॉक्टर नहीं है, तो उसका एक हिस्सा जो है टेक्नोलॉजी ने सॉल्व करना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट भी ई संजीवनी पोर्टल के थ्रू टेलीमेडिसिन का काफ़ी प्रयोग कर रही है। प्राइवेट कंपनीज भी बिहार में और अन्य राज्यों में काफ़ी ज़्यादा इंटर की है, जिसने टेली हेल्थ सर्विसेज डिजिटल क्लिनिक पे, जहां असिस्टेड टेलीमेडिसिन होती है, एक नर्स होती है जो कि आपको टच एंड फील देती है और वो आपके बिहाफ पे डॉक्टर से कम्युनिकेट करती है और दूर का बैठा हुआ डॉक्टर भारत के किसी भी कोने से, विदेश के किसी भी कोने से एक ग्रामीण मरीज को देख सकता है। तो डॉक्टर और पेशेंट का जो रेशियो है वो टेलीमेडिसिन से पाटा जा रहा है और बिहार में भी काफ़ी काम हो रहा है इस पे। गवर्नमेंट ई संजीवनी पोर्टल के थ्रू काम कर रही है। एक जिफी हेल्थ केयर कंपनी है जिसने काफ़ी यहाँ डिजिटल क्लिनिक्स डाले हैं, मेडिशाला है। तो ये बिहार ग्रोन स्टार्टअप हैं जिन्होंने इस प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल पे काम किया है। सेकेंडरी हेल्थ केयर मॉडल पे भी कुछ अस्पताल अब बन रहे हैं और गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी दे रही है कि आप छोटे शहरों में अस्पताल बनाइए तो आपको अमुक अमुक फायदे मिलेंगे, उसके ऊपर भी प्रमोशन चल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जो काम हम कर रहे हैं उसके बारे में स्ट्रेस करके आपको बता रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में कम से कम और 20 सालों तक तो पक्का कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर ट्रीटमेंट, स्पाइन सर्जरी, इस तरीके का फैसिलिटी आपके बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट टाउन में डेवलप हो जाएगा, ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, ये मानना मुश्किल है। प्रयास शायद हो रहे होंगे, लेकिन आज पटना में भी अगर आप देखें तो लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होता है, किडनी ट्रांसप्लांट महीने में 1-2 कोई अस्पताल कर पाते हैं। कभी तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम है, ये हमारे भारतवर्ष के 6 लाख छोटे गांवों में लोग रहते हैं। भारत 20 बड़े शहरों का समूह नहीं है, 6 लाख बड़े गांवों का समूह है। तो पेशेंट इसी गांव से निकलता है और इसको जाना है आज भी दिल्ली एम्स, इसको जाना है CMC वेल्लोर, इसको जाना है टाटा मेमोरियल मुंबई। तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस मेडिकल ट्रैवल है वो लोग कर नहीं पाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिक जो है वो एक स्पेशलाइज्ड सर्विस है जो हमारे यहाँ नहीं उपलब्ध है। और जो है भी तो एयर ट्रांसपोर्ट बहुत कॉस्टली है, एयर एम्बुलेंस करेंगे तो बहुत कॉस्टली है। तो हनुमान ने एक लोकल इनोवेशन किया है इस आबादी को समझते हुए, इस प्रॉब्लम को समझते हुए, और हम लोगों ने रूरल EMS बिल्ड किया है। ग्रामीण इलाके में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज कैसे बिल्ड हो, रोड एम्बुलेंसेज कैसे सस्ता किया जा सकता है, कैसे बेहतर किया जा सकता है, और ट्रेन पर पूरा ICU बिल्ड करके कैसे इस पेशेंट को पटना से दिल्ली पहुंचाया जा सकता है, पटना से CMC वेल्लोर पहुंचाया जा सकता है, ऐसा पेशेंट जो वेंटिलेटर पे है। तो ये सारी व्यवस्था जो है हमने की है और यही रूरल अर्बन डिवाइड को जो है पाट सकता है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन था कि अब क्या आप बेसिकली चुनौतियाँ देख रहे हैं, तो चुनौती दो एस्पेक्ट। एक तो जो मैंने बोला इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का, दूसरा मेडिकल ट्रांसपोर्ट का एक इनोवेटिव तरीका, ट्रेन ट्रांसपोर्ट्स, कनेक्टेड केयर ट्रांसपोर्ट्स। तो टाइमली मेडिकल हेल्प, वो मेडिकल हेल्प हो सकता है, डॉक्टर का टेलीफोनिक कॉल भी आपकी जान बचा सकता है। सही बात। मुझे याद है कि जब हम 2020 में जुलाई के मंथ में कोविड के दौरान, नहीं, कोविड 2020 में कोविड का बहुत इम्पैक्ट नहीं था, भय था, बहुत लोग इफेक्टेड नहीं हुए थे उससे। बट कुछ एरियाज जो हैं जहाँ पे मेडिकल ट्रांसपोर्ट जो हम बात कर रहे हैं ना, वो थी ही नहीं। खास करके बिहार की अगर मैं बात करूँ तो सहरसा ले लो, किशनगंज ले लो,
इनफैक्ट नजदीक का जिला गया, वहाँ एक भी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं नहीं थी। है वहाँ पे। पूर्णिया इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक भी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं है। अब काफी काफी डेवलप किया और हमने भी काफी प्लेस किए हैं एम्बुलेंसेज ऐसे तो आपको डिस्ट्रिक्ट। लगता है कि कोविड के बाद हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है लोगों को, या प्राइवेट संस्था को, या अपने संस्था को? देखिए, चेतना का स्तर तो ऊपर हुआ है सरकारों का भी। कोविड ने ऐसा तमाचा मारा है हमारे समाज के ऊपर, सरकार के ऊपर, कि हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो जागे तो हैं लोग, और गवर्नमेंट सिस्टम में भी काफ़ी परिवर्तन आया है, काफ़ी चेंजेस, और अडेप्ट कर रहा है लोग टेक्नोलॉजी जो पहले गवर्नमेंट बिल्कुल ही नहीं देखना चाहती थी, वो आईटी सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं। आज एम्स में भी आप ऑनलाइन नंबर लगा सकते हैं, एम्स के डॉक्टर से ऑनलाइन दिखा सकते हैं। सो गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी पॉजिटिवली जो है ये चेंजेस एक्सेप्ट किए हैं, और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने भी इसको काफ़ी अच्छे से पकड़ा, और हेल्थ केयर के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स अंदर काफ़ी इनोवेटिव सॉल्यूशंस आ रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने नाम लिया जिफी हेल्थ केयर का, मेडिशाला का, मतलब यार बिहारी डायसोपरा के ये लोग हैं, और ये लोग मतलब महाराष्ट्र में, बिहार में, यूपी में सभी जगह पे काम कर रहे हैं कि इनोवेटिव हेल्थ केयर सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। सबका अपना अपना एक रोल है। हमने जब रूरल हेल्थ केयर स्पेस में, जब इनफैक्ट हम दोनों का जो एक्सपीरियंस है, हमने मेजर गैप देखा कि भाई इमरजेंसी सिचुएशन में कोई नहीं आता है वहाँ पे, क्योंकि एक तो वहाँ पे फैसिलिटी है नहीं, दूसरा ना वहाँ कोई सिस्टम है, तीसरा ना का वहाँ पे कोई सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। वहाँ पर हॉस्पिटल्स हो सकते हो डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में, भागलपुर, बेगूसराय, लेकिन डॉक्टर वगैरह भी तो नहीं होता है गवर्नमेंट। डॉक्टर कम है, और एक बड़ा जो गैप है, जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो, वैसे ही आप पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ्स की भी अगर देखेंगे ना, तो एक तो उनकी संख्या कम है, जो पढ़ रहे हैं वो माइग्रेट कर जा रहे हैं इधर बड़े शहरों में या दूसरे देशों में। तो सर और मेडिकल का पढ़ाई भी तो महंगा है। महंगा, प्राइवेट पढ़ाई तो आप अपने बच्चे को बोर्डिंग में डालिए तो प्राइमरी स्कूलिंग भी महंगी है। मेडिकल की पढ़ाई को अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई से तुलना करेंगे तो सरकारी फ़ी तो उतनी ही है, क्योंकि सरकारी कॉलेजेस कम है, प्राइवेट कॉलेजेस ज़्यादा हैं, तो कोई भी प्राइवेट पढ़ाई महंगी है। लेकिन उसके बावजूद उतने सीट्स नहीं हैं जितनी अभी भी चाहिए, और लेवल ऑफ ट्रेनिंग जो है ना वो भी काफ़ी पुअर है। और ख़ास करके अगर नर्सिंग पैरामेडिकल सर्विसेज की बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा फुट सोल्जर्स अभी कंट्री में चाहिए, जो कि ग्रामीण इलाके में जा कर के सही ट्रीटमेंट कर सके। और अब टेक्नोलॉजी जो है एनेबल करती है इस बात को, और मैं इस चीज़ को काफ़ी टाइम से काफ़ी फोरम्स पे मैंने बोला है कि आप एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग करिए, ITI करिए, आप लैटरल एंट्री ले सकते हैं और बीटेक कर सकते हैं। आपने बीटेक किया है, इवनिंग क्लासेस करके आप एमटेक कर सकते हैं, आप बीटेक करके MBA कर सकते हैं। लेकिन एक नर्स जो GNM का पढ़ाई की है, उसको एक एक्सपीरियंस के बाद, 5 साल एक्सपीरियंस करने के बाद भी क्यों नहीं लैटरल एंट्री दे करके एक प्राइमरी फिजिशियन के रोल पे लाया जा सकता है। एक फार्मासिस्ट जिसने काफ़ी लंबे टाइम अनुभव लिया है, पढ़ाई की है, उसको क्यों नहीं लैटरल एंट्री? दूसरे देशों में हो रहा है, दूसरे देशों में हो रहा है, लेकिन हमारे देश में आज भी इस तरीके का रेगुलेशन है कि मेडिकल के अंदर एक्सचेंज एजुकेशन बहुत कम है, और लेवल ऑफ ट्रेनिंग जो है भी उसके अंदर भी लेवल ऑफ ट्रेनिंग बहुत कम है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने निकाला, उससे कुछ अच्छा चेंज आया है, बट अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि लोग स्किल्ड हों मेडिकल वर्कफोर्स क्रिएट करने के लिए। हनुमान की शुरुआत कैसे हुई? आपने कैसे डिसाइड किया कि अपने कंपनी का हनुमान ही नाम रखना है, और किन किन वजह रही कि जिसके वजह से आपने हनुमान का शुभारंभ किया? नाम रखने की कहानी अलग है, शुरू कैसे की ये बताते हैं। तो काफ़ी दिनों से ये दिमाग में चल रहा था कि काफ़ी लंबा टाइम नौकरी कर लिए हैं, और नौकरी में भी जो सक्सेस का पैरामीटर मैंने तय किया था कि इतनी सैलरी होनी चाहिए, इतना का ग्रोथ होना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने अचीव की और टाइमली अचीव की। तो मुझे लग रहा था कि अब अपना कुछ करना है, वो डिज़ायर अंदर से मन में था। स्टार्टअप एग्जैक्टली नहीं सोचा था, बट अपना कुछ करना है और बिजनेस करना है, ये दिमाग में चल रहा था। और मैं मतलब उस समय जो मेरा पढ़ने का स्पीड में था, वो उसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा पढ़ता था मैं, कि टेक्नोलॉजी से दुनिया में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही थी, IoT बेस्ड डिवाइस आ गया था मेडिकल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक सर्जरीज, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। तो मैं ये सारी चीज़ें पढ़ रहा था, और 2019 में के नवंबर महीने में मैं दरभंगा में एक कैंसर हॉस्पिटल को कंसल्ट कर रहा था, उसकी प्लानिंग में चल रही थी दरभंगा में। वहाँ पे मैं मिला दीपक को, जो आज मेरी कंपनी का टेक को फाउंडर है, और वो आए थे अपने पापा के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए।
तो वहाँ पे हम लोग मिले और पहली मुलाकात में जैसे होता है कि मैं ये जानता हूँ तुम ये जानते हो, तो ये सारी बातें हुई। फिर हमने क्रिब करना शुरू किया कि बिहार में ये नहीं है, बिहार में वो नहीं है, बेंगलोर में तो ये है। तो मैंने उसको एक स्टेटमेंट बोला कि यार देखो, बाहर बैठ के बोलना सबको अच्छा लगता है, यहाँ आ कर के बैठ के करो और तब को सो तो समझ में आता है। सही बात है। तो उसने बोला कि मैं तो तैयार हूँ, मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला मैं भी तैयार हूँ, मेरे पास सब्जेक्ट की नॉलेज है और तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, लेट अस जॉइन हैंड्स एंड डू समथिंग इनोवेटिव इन मेडिकल साइंस। तो वहाँ से ये कहानी शुरू हुई और फिर हमने संतोष से डिस्कस किया कि संतोष, मैं ऐसे ऐसे इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में कुछ करना चाहता हूँ। दीपक ने अपना टेक आइडिया दिया। तो हमारा पहला आइडिया ये था कि हम इमरजेंसी में लोगों की जान बचाएं और रोड पे होने वाले डेथ्स, जो एक्सीडेंटल डेथ्स होते हैं, इसको हम प्रिवेंट करेंगे। और कंपनी का लार्जर विज़न भी यही है कि 2030 में सड़क पे कोई नहीं मरेगा। ओके। नो वन शुड डाई ऑन रोड इन 2030। दैट इज़ द लार्जर विज़न ऑफ द कंपनी एंड वी वांट कि हर किसी को एक अच्छा इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज मिले। आपको कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो आपको फ़ोन पे कोई मदद करे, आपके घर पे इमीडिएटली कोई पहुंचे, आपके पास एम्बुलेंस पहुंचे, आप हॉस्पिटल पहुंचे, राइट हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल प्री इन्फॉर्म्ड हो। ये सारी चीज़ें जो है, जो जान बचाने में फर्स्ट 60 मिनट्स गोल्डन आवर ट्रीटमेंट का जो टारगेट है वो अचीव करना मेरा मकसद था। और मैं हमेशा ये हॉस्पिटल में सुनता था कि डॉक्टर्स बोलते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा मूवीज़ में, कि थोड़ा पहले ले आते तो बचा लेते, थोड़ा पहले ले आते तो बचा लेते। तो मेरे लिए ये पेन था कि मतलब ऐसा क्या है कि लोग सही में टाइम से नहीं आते हैं, बहुत लेट हो जाता है तभी आते हैं। तो मेरा पूरा रिसर्च था इसके ऊपर, एक्सपीरियंस था। और मैंने ये जो डिले होता है ट्रीटमेंट में, राइट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग कि मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, ये समझने से लेके एक मेडिकल सेंटर पे पहुंचना, एक डॉक्टर तक पहुंचने का जो जर्नी है, उसमें क्या क्या रुकावटें हैं, वो सारी रुकावटों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे सॉल्व करें, यही बेसिक आइडिया था जिसके चलते कि हनुमान बना। तो आपने जॉब छोड़ करके अपना कंपनी लॉन्च किया था या जॉब के साथ ही? नहीं, मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया जब मैं जॉब में था, बट मैंने कंपनी जिस दिन रजिस्टर की उस दिन मैंने जॉब छोड़ दिया था। उस दौरान फैमिली प्रेशर? फैमिली ने कभी प्रेशर नहीं दिया कि नहीं करो, कॉशन जरूर दिया कि तुम देख लो करना है कि नहीं करना है। शादी हो चुकी है आपकी? शादी हो चुकी है। लव मैरिज? लव मैरिज हुई है। कुछ बताइए फिर। नहीं, वो जो चीज़ प्राइवेट है उसको प्राइवेट ही रहने दिया जाए। तो अच्छी जर्नी रही है और फैमिली से कभी ऐसा प्रेशर नहीं आया कि नहीं करो। कॉशन ज़रूर था कि देख लो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल जाएगी, अच्छा खासा कमा रहे हो। वाइफ भी मेरे साथ एक हॉस्पिटल में ही काम कर रही थी, तो किसी ने मना नहीं किया, कॉशन ज़रूर बार बार किया, बट मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस थी फैमिली की कि करोगे तो अच्छा ही करोगे। और चूँकि इशू ऐसा था जो कि मेरे मन के बहुत करीब है और मेरे सब्जेक्ट का है, तो किसी ने मना नहीं किया मुझे कभी। हालांकि दिक्कत बहुत आई जब शुरू किए, तो फाइनेंस पूरा हिल गया। पहला फंडिंग कंपनी स्टार्ट करने के डेढ़ साल बाद हुई। इस दौरान जो है घर के सारे पैसे मैंने झोंक दिए बिज़नेस के अंदर, तो लोगों का कॉन्फिडेंस तो हिल ही जाता है और घर में पैसे देने के बदले घर से पैसे लेने लगा। तो ये सारा जर्नी जो है वो हर किसी स्टार्टअप फाउंडर के लाइफ में आता है, कोई नया और अनूठा मेरे साथ हुआ ऐसा नहीं है। उस दौरान आपके क्या हालत है, मतलब जब आपने इनको ज्वाइन किया था एज ए कंपनी, इन्होंने जब रजिस्टर कर लिया था, तो फिर आपने भी अपना जॉब छोड़ दिया था या आपका क्या? बड़ा सिंपल सा है यार, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो तेरा हाल था वही मेरा हाल था। सो वी वर ऑल इनटू इट टुगेदर। जॉब हमने भी छोड़ा था सेम टाइम। इनफैक्ट द डे ही रिजाइंड, क्योंकि बेसिस ये भी कह सकते हो बॉन्डिंग का 10 साल, मतलब ही रिजाइंड और मुझे 2 घंटे बाद पता चला कि ही रिजाइंड। और तब तक बैकड्रॉप में बात चल रही थी, हम लोग आइडिएशन में थे हनुमान का। तो मैंने बोला इफ ही रिजाइन तो आई विल आल्सो रिजाइन, देखेंगे, विल टेक अ रिस्क टुगेदर, विल वॉक इट आउट। और मेन जो पॉइंट उन्होंने बताया ना कि सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि आई मीन दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज वेरी क्लोज टू अस। और हम लोगों ने बताया तो रहा है कि बिहार में मुजफ्फरपुर से लेके नेपाल तक, बेगूसराय में आई गेस पूरा सेंट्रल रीजन, भागलपुर में आप भागलपुर से लेके बांका झारखंड तक चले जाओ, एक एक रिमोट गांव तक गए हैं हम लोग टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम।
अच्छा, बार बार आप इधर भागलपुर दरभंगा क्योंकि आ हम रहे लोग हैं पूरा ना, हाँ इसलिए नहीं हमने पूरी बिहार जो है यात्रा उस की पे आते है। हैं हम। जब हमने 2020 में कंपनी शुरू की, 2020 के मार्च में लॉकडाउन लगा था और अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है, अप्रैल मई ऑनवर्ड्स मेरे और संतोष का जर्नी शुरू हुआ, क्योंकि हम लोगों को कई सारे एम्बुलेंसेज अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से जोड़ना था। तो इस दौरान करीब बिहार के 38 जिलों में हम लोगों ने ट्रैवल किया। मेरी एक अल्टो कार थी, संतोष थे, गाड़ी में पीपीई किट होता था, HCQ का टैबलेट्स होता था, और हम लोग एक एक एम्बुलेंस ड्राइवर्स के पास जा करके उनसे प्रॉब्लम डिस्कस करते थे। उनका क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है, प्राइस का क्या प्रॉब्लम है, ये डिस्कस करते थे। उनको ट्रेन करते थे कि कोविड प्रिकॉशंस क्या हैं, और उस तरीके से हमने पूरा नेटवर्क बिल्ड किया। और इनफैक्ट संतोष जो बोल रहे हैं ना, वो हमारा बिहार से बिजनेस शुरू करने का एक मेन मोटिव भी यही था। हम लोग इस बात को बहुत घमंड से बोलते हैं हर किसी के आगे कि बिहार में कोई जिला, कोई पंचायत, कोई गांव आप नाम लीजिए, 20 मिनट के अंदर 5 आदमी हम खड़ा कर देंगे। मेडिकल से ये जो है ये हमारा स्ट्रेंथ है कि हमने इतना एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है बिहार के अंदर। इनफैक्ट झारखंड भी बहुत बड़ा हिस्सा हमने कवर किया है, और एक एक जगह पे हम लोग ग्रास रूट लेवल पे पहुंचे हुए हैं। हनुमान अभी किस किस राज्य में वर्क कर रही है? हम लोग अभी बिहार, झारखंड, यूपी, हम थोड़ा सा वेस्टर्न यूपी में कुछ जोग्राफीज बचे हुए हैं, बट लार्जली ओवरऑल यूपी कवर किया हुआ है, दिल्ली एनसीआर और स्पेसिफिक मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, स्पेसिफिक मुंबई में हम सर्विस दे रहे हैं। 15 मिनट में एम्बुलेंस का क्या सीन है? आप बोलते हैं ना कि जब पिज्जा 30 मिनट में डिलीवर हो सकता है तो एम्बुलेंस 15 मिनट में क्यों? तो इसका कैसा सीन है? पटना में बैठे हैं हम लोग, कॉल लगा लीजिए, टेस्ट करके देख लीजिए 15 मिनट आपके मन में। में आइडिया कैसे आया? आइडिया देखो, जैसे मैं आपको 2 बार बोल चुका कि एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है गोल्डन आवर। अगर कोई भी इमरजेंसी के अंदर, वो चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो या ट्रॉमा हो, फर्स्ट 60 मिनट्स के अंदर अगर आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है, आप एक डेफिनेटिव मेडिकल सेंटर पे पहुंच जाते हैं, या आपको एन रूट पेशेंट उठाया रोड से और ट्रीटमेंट चालू हो गया, फर्स्ट 60 मिनट में अगर आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाए तो 80% रोड एक्सीडेंट्स एंड मोटा मोटा 70% जो हार्ट अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है, ये रिवर्सिबल है, लाइफ बचाया जा सकता है, साल्वेजेबल बोलते हैं। कि अगर गोल्डन आवर ट्रीटमेंट में, गोल्डन आवर में लोगों को ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाए तो 70 से 80% जीवन जो है बचाया जा सकता है। लेकिन सैड पार्ट ये है कि 80% लोग जो इमरजेंसी में आते हैं वो डेफिनेटिव केयर फैसिलिटी पहुंच ही नहीं पाते हैं पहले 60 मिनट में, और उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है। तो 15 मिनट में एम्बुलेंस का मतलब ये है कि इस 15 मिनट के अंदर हम एम्बुलेंस से पेशेंट उठाएंगे और 30 मिनट के अंदर उसको हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे। सो वी प्रोवाइड यू द नियरेस्ट पॉसिबल एम्बुलेंस एंड पुश यू टू द नियरेस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल। तो ये शहरों के लिए है कि गांव के लिए भी है? गांव के लिए भी है। शहर और गांव में बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि चूंकि एक्सेसिबल तो हो गए हम, अब अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस का भी क्वेश्चन आता है। अब चूंकि देखिए, मतलब फिर से बात करेंगे तो सीधे पिरामिड खड़ा करेंगे, सेंट्रलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। अब बिहार की बात करें तो पटना, देश की बात करें तो दिल्ली। तो पटना में है, पटना में बहुत सारी एम्बुलेंसेस हैं, 15 मिनट में दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट टाउन्स हैं, चूँकि वहाँ के सेंट्रलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, वहाँ पे एम्बुलेंसेस है, तो वहाँ पे 15 मिनट में देना, वी कमिट टू डिलीवर। ग्रामीण क्षेत्रों में 20 से 25 मिनट का मैक्सिमम का टैग है वहाँ पे, बट हम 20 से 25 मिनट के अंदर डिलीवर करते हैं वहाँ पे भी। उस दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? और जब 15 मिनट का जब बात है 15, 20, 25 मिनट, तो ऐसा भी तो होता होगा कि प्राइस आपके हायर होते होंगे? इस पूरे एम्बुलेंस बिजनेस में जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था ना, वो प्राइस को कंट्रोल करना ही था। क्योंकि अगर आप एम्बुलेंस का, जैसे आप कभी ओला उबर बुक करेंगे या हमारे मित्र हैं दिलखुश, उनका कैब आप बुक करेंगे रोडवेज से, तो आपको प्राइस पता होता है कि 12 रुपये किलोमीटर लगेगा, बड़ा गाड़ी लेंगे तो 15 रुपये किलोमीटर। लेकिन एम्बुलेंस का जो प्राइस है ना, उसका कोई डिफाइंड मैट्रिक्स नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं टाइम, इमोशन एंड अपॉर्चुनिटी बेस्ड। आप घबराए हुए हैं बहुत तो एक्स प्राइस लगेगा, बस शांति से बात कर रहे हैं, प्राइस नेगोशिएट कर रहे हैं तो कुछ और प्राइस लगेगा, आप रात में फ़ोन कर रहे हैं तो कुछ और प्राइस लगेगा। तो ये जो है, इसको कंट्रोल करना, कि इसको एक डिफाइंड फ्रेम में डालें ताकि लोगों को ट्रांसपेरेंटली पता चले कि एम्बुलेंस बुक करने का पैसा कितना लगता है, बुक करें नहीं करें, अवेयरनेस रहे, ये सबसे कठिन पार्ट था।
लेकिन फिर हमने जब बहुत रिसर्च किया और अपने नेटवर्क में जो एम्बुलेंसेज हैं उनसे बात की और उनको एग्रीगेट किया अपने प्लेटफॉर्म पे, तो हमने ये वाला पार्ट जो है जीत लिया, क्योंकि हमने गाड़ियों की कैटेगराइजेशन कर दी। एक होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, एक होता है एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जिसमें कि जीवन रक्षक आपको दवाइयाँ भी मिल जाती हैं, इक्विपमेंट्स भी मिल जाते हैं, और एक पैरामेडिक, इमरजेंसी ट्रेंड पैरामेडिक भी उसके अंदर होता है। और एक होती है आपकी जो नॉट एम्बुलेंस बट मॉर्चरी वैन्स, जो शव वाहन होते हैं। तो तीनों का पर किलोमीटर बेस प्राइस जो है हमने फिक्स किया कि 0 to 10 किलोमीटर का इतना पैसा लगेगा और उसके बाद पर किलोमीटर इतना पैसा लगेगा। क्योंकि एम्बुलेंस हम लोग जो अपना कम्युनिकेशन भी कंपनी का करते हैं उसमें यही बोलते हैं कि हर 4 पहिया गाड़ी एम्बुलेंस नहीं होती है। ठीक है। आपके पास साहब होगी 30 लाख रुपए की फेरारी, आपके पास होगी मर्सिडीज बेंज, लेकिन अगर आपके घर में कोई पेशेंट है तो उसको आप हॉस्पिटल अगर उस गाड़ी में ले जा रहे हैं तो आप उसका नुकसान कर रहे हैं। तो हर 4 पहिया गाड़ी एम्बुलेंस नहीं होती, और एम्बुलेंस का काम सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना नहीं होता है। एम्बुलेंस में जैसे ही आपको उठाया गया तो आपका मेडिकल कंडीशन को स्टेबलाइज करें, और अगर आपको ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो फर्दर इंजरी होने से तो जरूर रोक दें। पैर टूटा हुआ है, उठाने में और तोड़ दिए, गले का फ्रैक्चर है और आपको कार से निकालते समय आपका गला मुड़ गया तो आप वहीं डेथ कर गए। सो किसी के एक्सीडेंट के टाइम पे फेमस स्टोरी आपके साइरस मिस्त्री का, the cause of death of Cyrus Mistry, the cause was accident of course, but the real reason of death was अगर कोई ट्रेन लोग जाता और हैंडल करता उस केस को ढंग से, शायद उनकी लाइफ सैल्वेजेबल थी। बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो कि मिस हैंडलिंग की वजह से केस और ख़राब हो जाता है। सो एम्बुलेंस के अंदर सबसे पहला चीज़ है कि फर्दर इंजरी मिनिमाइज करें, एन रूट केयर दें, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, जहां आप जा रहे हैं वहां प्री इन्फॉर्मेशन हो कि ये पेशेंट है, ये हालत है और हम आ रहे हैं। पेशेंट और उसके अटेंडेंट्स को ये पता हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या खर्च लग रहा है, ताकि वो तैयार रहें और हॉस्पिटल तैयार रहे इस पेशेंट के इलाज के लिए। ये सारा कोऑर्डिनेशन जब बैठता है तो पहले 60 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाई जा सकती है। कोई भी बिजनेस में पेशेंस कितना जरूरी है? अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, जैसा कि आपने बोला कि स्टार्टिंग के 1.5 साल हमारे पास कोई इन्वेस्टर तक नहीं थे, तो अगर कोई बिजनेस करते हैं या कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसमें पेशेंस कितना चाहिए होता है? देखिए, पेशेंस एज अ वर्ड इट इज़ अ वेरी गुड एडजेक्टिव, और बिजनेस में आई गेस पेशेंस तो ऑफ कोर्स आई मीन एक कॉमन चीज़ रहना चाहिए किसी भी काम में। आई मीन चाहे रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, आपका दिनचर्या हो, यू नीड टू हैव पेशेंस, तभी आप स्थिरता से काम कर सकते हैं। बट वो पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि आप स्लो मूव करें, उस पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कोई परिस्थिति आए तो नो आप स्टेप बैक कर लें और वेट करें टू ओवरकम। पेशेंस को अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें पैशन से, पेशेंस को हम अगर कन्वर्ट कर दें नो टुवर्ड्स मोर अग्रेसिव ग्रोथ, मोर अग्रेसिव सॉल्यूशन डिलीवरी, और नो आपका एक्सपेंशन कैसे चल रहा है। क्योंकि देखिए स्टार्टअप कल्चर में एक चीज़ तो तय है कि दैट यू नो आपको मार्केट में ग्रो करना है, राइट, और आपका अगर सॉल्यूशन वैलिडेटेड है तो व्हाई नॉट टू रीच टू द मास एट द फास्टेस्ट पेस। सही बात है। और उसके लिए आई मीन अगर हम पेशेंस को फिर लेकर आए कि टू वेट एंड वॉच, वो शायद नहीं काम करेगा इन कंपैरिजन टू द कन्वेंशनल बिजनेस, अगर बिजनेस की बात करें आप तो। बट अदरवाइज पेशेंस इज सर्टेनली रिक्वायर्ड इनटू एनी बिजनेस, सॉर्ट ऑफ ए बिजनेस एंड फॉर एनी। और बिजनेस ही नहीं, अगर आप बात करें ना तो खास करके स्टार्टअप के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप दुनिया का कोई नया काम शुरू करिए, स्टार्टअप्स आर ऑलवेज अ न्यू काइंड ऑफ बिजनेस। अब दुनिया का कोई नया काम शुरू करिए, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस किस चीज़ का? आप आशावादी हैं, आप नया काम शुरू कर रहे हैं, मैं पहले किसी आदमी के पास जाऊंगा वो नकार देगा, नहीं हो सकता यार, ये तुम्हारा आइडिया बेकार है। पेशेंस रखिए, 100 लोगों से बात करिए, कोई तो तैयार होगा। अगर आपका एक्सपेरिमेंट ठीक है, आपका गट फील ठीक है, आपका कन्विक्शन है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके सर्विस के ऊपर, तो आप ना सुनने वालों से परहेज करें और कई लोगों से मिलें। पेशेंस आपको किस चीज़ के लिए रखना है? क्योंकि आप आशावादी हैं, आपको पता है कि आपका ये बिजनेस काम करेगा, ये चीज़ों की ज़रूरत है, हम अच्छा डिलीवर करेंगे। तो कहीं भी जहां आप आशावादी हैं और आप एक नया करने जाते हैं तो आपको लोग पहले तो नकारते हैं, फिर जब आपका थोड़ा सा इनिशियल सक्सेस होता है तो लोग बोलते हैं यार ये चालू आदमी था,
कुछ ना कुछ कर लिया, फिर जब आपका सक्सेस होता है तो लोग बोलते हैं यार हम कैसे जुड़ सकते हैं। तो ये जर्नी जो है ना 0 to 1 की, यहाँ आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ती है। एंड पेशेंस इज़ ऑल अबाउट आपका कन्विक्शन कितना है। जितना मजबूत अंदर आत्मविश्वास होगा कि मैं ये कर जाऊंगा, उतना ज़्यादा आप पेशेंस रख पाएंगे। दूसरा जो संतोष बोल रहे थे कि पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि आप स्लो हैं, पेशेंस का मतलब ये है कि लोग लाख बोल रहे हैं कि नहीं होगा, आपको पता है कि होगा, तो आप उस काम को निरंतर लगातार करते रहेंगे। अभी हमारे देश में डॉक्टरों और मरीज के परिजनों के बीच में मारपीट का कुछ ज़्यादा ही सीन चल रहा है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हुआ है। अगर मैं अभी रिसेंटली जयपुर गया था, एक बहुत सीनियर, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बट बहुत सीनियर क्रिटिकल केयर के डॉक्टर हैं। उन्होंने बोला कि 1981 में उन्होंने अपना पहला क्लिनिक डाला था, और जयपुर के जिस जगह से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया, बोले कि मेरा क्लिनिक 20 दुकान के बाद आता था, और मैं जब अपनी क्लिनिक के लिए वॉक करता था उस गली में, तो सारे दुकानदार उठ के खड़े हो जाते थे। फिर 90 के दशक आते आते उसमें से कुछ लोग बैठे रह गए, और 2000 आते आते जो है मैं उस भीड़ में खो गया। मैं जब जाता था तो कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं था। तो आज की परिस्थिति तो और बदल गई, और उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी। बोले कि मुझसे अब वैसे बिहेवियर में काम नहीं होता है। इज़ वेरी सीनियर, अभी एकेडमिक्स में पढ़ाते हैं। हमने भी, अगर आप बात करें तो जो 2009-10 की कहानी थी और जो 2023 की कहानी है, वो काफ़ी कुछ बदल गया है। लेकिन डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में दो चीज़ें बदली हैं। पहला ये कि पेशेंट एंड पे एजुकेशन बढ़ गया है, तो लोग सवाल पूछेंगे। पहले लोग सवाल नहीं पूछते थे, और डॉक्टर खुद ही बताता था कि आपको ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। आज लोग सवाल पूछते हैं, गूगल अपने सिम्टम्स को करते हैं और उसके बेसिस पे मेडिकल बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी पूछते हैं। दैट हैज़ बिकम एन इरिटेंट फॉर द डॉक्टर। वो उससे इरिटेट होते हैं। कई लोगों का पेशेंस बहुत हाई है, वो अच्छे से समझाते हैं, उनको और आर्टिकल निकाल के दे देते हैं कि तुम ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। दूसरा कि जो हेल्थ केयर एज अ बिजनेस एंटिटी आई है, सरकारों के जो संस्थान हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट की व्यवस्था जो है वो ओवरलोडेड है। तो लोग ज़्यादा प्राइवेट हेल्थ केयर में आए हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स काफ़ी बने हैं। तो वहाँ पर जो है जब लोग पे करते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करते हैं, तो लोग उस तरीके की फैसिलिटी भी खोजते हैं। तो अब हॉस्पिटल जो है उसमें केवल ट्रीटमेंट नहीं, हॉस्पिटैलिटी का भी सेगमेंट ऐड हो गया है। सो लार्जली जो हॉस्पिटल में हो रहा है वो ट्रीटमेंट से डिससेटिस्फैक्शन कम है, हॉस्पिटैलिटी से डिससेटिस्फैक्शन ज़्यादा है लोगों का। उस पार्ट पे हमें काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। और सबसे लास्ट में, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर पेशेंट रेशियो इतना बुरा है ना, इतने कम डॉक्टर हैं और मरीज इतने अधिक हैं कि डॉक्टर मरीजों के ऊपर बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। वो एक सबसे बड़ा डिससेटिस्फैक्शन का रूट कॉज है कि मरीज को लगता है मुझे जो है प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया, केयर नहीं दिया गया, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मुझे बताया नहीं गया कि मेरा मरीज इतना सीरियस है, मुझे बताया नहीं गया कि इतना खर्चा आएगा। सो ट्रांसपेरेंट सिस्टम का ना होना, क्योंकि मरीज ज़्यादा हैं और डॉक्टर बहुत कम है, ये सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है। और यहीं पे आईटी सिस्टम जो है हेल्प करती है कि आज आपको बैंक नहीं जाना पड़ता, आपको हर चीज़ पता होता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आईटी सिस्टम जैसे जैसे हेल्थ केयर में डीप पेनिट्रेट करेगा, वैसे वैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और डॉक्टर पेशेंट का जो रेशियो है वो भी कम हो रहा है। और धीरे धीरे ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ने की वजह से मुझे काफ़ी आशा है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप विल गो अगेन बेटर इन अ प्रीवियस फॉर्मेट। मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस जो है देश में लगातार बढ़ रहे हैं। हमेशा सुनने के लिए मिलता है ऑपरेशन में पेट में कैंची छूट गया वगैरह। मुझे लगता है मेडिकल नेग्लिजेंस जो है इतना नहीं होता है जितना बड़ा उसका हवा बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि कम्युनिकेशन अबाउट अ प्रॉपर मेडिकल सर्विस वो अपने आप एक स्पेशलिटी है, स्पेशलाइज्ड सर्विस है कि मैं आपको बताऊं तुमको किस डॉक्टर के पास जाना है। वैसे ही जो है मेडिकल रिलेटेड इशू के ऊपर पत्रकारिता जो है वो एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक है। अगर आपको मैं समझाऊं कि गॉल ब्लैडर में पथरी क्यों होती है और उसके लिए परहेज क्या करना चाहिए, तो उसके लिए जो आप लिखेंगे वो लिखने के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए।
मेडिकल पत्रकारिता के ऊपर जो है, मेडिकल जर्नलिज्म के ऊपर जो है, वो इंडिया के अंदर बहुत पढ़ाई नहीं है। और जो भी लोग आ रहे हैं उसके अंदर एक हैवॉक क्रिएट करने का सिस्टम ज़्यादा। तो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होता नहीं है, लेकिन जितना होता है उससे कहीं ज़्यादा दिखाया जाता है। एक कॉमन एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि किडनी निकाल लिया। आप ये मान के चलिए कि किडनी एक छोटे शहर में अगर कोई डॉक्टर का बोलता है ना कि किसी डॉक्टर ने निकाल लिया, वो हो ही नहीं सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट एक इतना स्पेशलाइज्ड और इतना बड़ा ऑपरेशन थिएटर, इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम चाहिए। कोई डॉक्टर पर्पसफुली या लालच की वजह से किसी भी मरीज का किडनी नहीं निकाल सकता है। सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है। आप चाहें तो नहीं निकाल के करिएगा क्या? सबसे बड़ा रीजन तो वही है कि निकाल के करिएगा क्या? ये ना एक मतलब मिथ है और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैल जाता है कि डॉक्टर ने किडनी निकाल लिया। तो मेडिकल नेग्लिजेंस उतना नहीं है। इनफैक्ट मेडिकल ट्रेनिंग जो है वो अच्छी हुई है दिन ब दिन, और जो व्यवस्था है उसके अंदर ऑडिटिंग सिस्टम भी है, इसीलिए मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस इनफैक्ट कम हो रहे हैं। तो इसमें मतलब दोनों क्वेश्चंस को अगर मैं जोड़ता हूँ ना कि डॉक्टर और पेशेंट रिलेशनशिप एंड देन मेडिकल नेग्लिजेंस, आई मीन एक बहुत पहला वो जो क्वेश्चन है आपका बहुत वैलिड है कि डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप बद से बदतर होता चला जा रहा है। पीपल हैव स्टार्टेड डिसरिस्पेक्टिंग द डॉक्टर्स, बट ऐसे केसेस कितने होते हैं और क्यों होते हैं वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो कोई डेथ केस हुआ तो चलो भाई हल्ला हंगामा कर दिया, राइट। ऐसा भी सुनने को मिलता है ना बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कि लोग बोलते हैं कि आईसीयू में भर्ती थे, मेरे जो परिवार के सदस्य थे, उनका डेथ कभी भी हुआ और बताया उनको 3-4 घंटे बाद जाता है। तो इन सब के वही बता रहा हो सकता है सही हो या गलत हो। सही गलत पे तो हम नहीं जाएंगे, बट चूँकि ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गया हॉस्पिटल चलाया भी है और उस लोकेशंस पे चलाया है और प्रॉपर डॉक्टर्स के उपस्थिति में चलाया है ये हॉस्पिटल्स, और ये सब हम लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस किया है। कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी डॉक्टर तो क्या फ़ायदा है, डॉक्टर को क्या फ़ायदा है? लोग तो यही बोलते हैं कि लेट से बताएंगे तो और ज़्यादा चार्ज हो जाएंगे। क्यों नहीं, ऐसा होता नहीं। पेशेंट्स कई बार ऐसे होते हैं मॉर्बिड कंडीशन में होते हैं। क्या है ना कि जो मेडिकल का सिस्टम है वो समझना कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे पेशेंट को जब हम वेंटिलेटर पे डालते हैं तो कंसेंट लेते हैं कि आपके पेशेंट को सांस की मशीन पे डाल रहे हैं। अब उसमें जो मेन परिजन होता है जिससे हम बात करते हैं, डॉक्टर, मैंने क्या बोला बार बार, डॉक्टर की संख्या है कम। अब आपको तो एक बार बुला के बता दिया कि आपके पेशेंट को सांस की मशीन पे लिया। अब आपके आएंगे फूफा जी, आएंगे बोलेंगे कि अरे इनका अपना सांस तो चल नहीं रहा है, इनको मशीन पे ज़बरदस्ती जो है छाती ऊपर नीचे करके रखे हुए है डॉक्टर। अब वो बात उसके दिमाग में रजिस्टर कर गई और उसने 10 लोगों को बोल दी, तो आप बोलेंगे कि मेरा मरीज मर गया है। मैं आपको उत्तम ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। मेरे 12 साल 13 साल के कैरियर में, सिर्फ मेरे अस्पताल की बात नहीं, मैंने आज तक एक डॉक्टर नहीं देखा जिसमें कि किसी का डेथ जानबूझ के डिक्लेयर नहीं किया जा रहा हो, किसी की किडनी निकाल ली गई हो, किसी से जो है ज़्यादा पैसे लेने के लिए गलत ऑपरेशन कर दिया गया हो। ये मैक्सिमम टाइम जो है ना ये फॉल्स रिपोर्टिंग होती है, और इसका रूट कॉज जो है वो मिस कम्युनिकेशन है। डॉक्टर जो मरीजों से अधिक समय दे करके बात नहीं करते हैं, एरोगेंस है कुछ लेवल पे। आपने पूछा कि सर हमको ज़रा समझाइए क्या हुआ है, तो बोलेंगे तुम डॉक्टर हो, तो आप उठेंगे और चले जाएंगे दिल्ली, वहाँ आपसे कुछ बेहतर व्यवस्था मिल जाएगी, कुछ लोग अच्छे से बात कर लेंगे। तो ये कम्युनिकेशन का जो है ना वो एक बड़ा गैप है जो कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बट ट्रस्ट मी, मैं एक बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि 12-13 साल के कैरियर में मैंने कभी नहीं देखा कि एक डॉक्टर जानबूझ करके किसी का गलत ऑपरेशन कर दे। एक डॉक्टर जो है डेथ होने के बाद भी पेशेंट को आईसीयू में रखा रहे। एक आईसीयू जो है ना एक टीम वर्क है। आप सोचो कि अगर कोई चाहेगा भी ना तो वहाँ पे एक नर्सिंग स्टाफ है, क्या उसका मोरल अलाउ करेगा? वहाँ पे एक स्वीपर है जो रोज जमीन पोंछता है, बेड रेलिंग्स पोंछता है, क्या उसका जमीर अलाउ करेगा? ये भी तो हो सकता है कि उनको डर होगा हॉस्पिटल में हायर एक आदमी, आप ये बताइए कि एक बड़े अस्पताल के अंदर करीब 300-400 लोग काम करते हैं। अगर कोई मर गया है तो 400 लोगों में से एक आदमी की आवाज नहीं उठेगी? ऐसा होता नहीं होता, कभी नहीं होता। वैसे ही जगहों पर होता है ना जहाँ पर डॉक्टर नहीं होंगे।
हाँ, कॉमर्शियल फोकस गलत लोगों का भी सिस्टम में आना एक रीज़न है कि बहुत सारे अनियंत्रित अस्पताल खुल गए हैं, जो कि मतलब ना कोई डॉक्टर है असली, ना कोई वहाँ ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ है, ऐसे ही खुल गया है। अगर आप देखेंगे तो बाईपास पे बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ की आपको ना एक डॉक्टर मिलेगा ना एक कंपाउंडर मिलेगा, वो एक ही आदमी है जो सब चीज़ है, मालिक भी वही है, डॉक्टर भी वही है, नर्स भी वही है। तो ऐसे सिस्टम के अंदर ये संभव है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में, एक अच्छे अस्पताल में ये कभी नहीं होता। सेकंड पॉइंट जो चार्जेस की या कॉस्टिंग की, दैट इज अ सब्जेक्टिव इशू। गवर्नमेंट भी उस पर काम कर रही है, रेगुलेशन ला रही है। मतलब हालांकि हेल्थ एक राइट है हमारे कंट्री में, एंड वी कांट कंपेयर इट कपड़े, कॉफ़ी, किसी और प्रोडक्ट से। हेल्थ और एजुकेशन राइट है। गवर्नमेंट इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हेल्थ केयर हैं। प्राइसिंग जो है ना, उसको ट्रांसपेरेंट करके पब्लिसाइज करना होगा। जैसे आपको ये पता है आज के डेट में आप किसी भी सिस्टम के ऊपर जाएंगे तो आप पता कर सकते हैं कि घड़ी हमको 10,000 में चाहिए तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मोबाइल चाहिए, दाल चाहिए तो कितना में मिलेगा। बट अगर आप ये खोजें कि मेरा गॉल ब्लैडर सर्जरी कितना में होगा तो आपको शायद नहीं पता चलेगा। तो मेडिकल का जो प्राइसिंग है ना, हॉस्पिटल से रिलेटेड जो प्राइसिंग है मेडिकल प्रोसीजर का, वो यूनिफॉर्म नहीं है। आप तेल लेने जाएंगे तो किसी भी पेट्रोल पंप पे जाएं तो एक ही दाम मिलेगा, आप दाल लेने जाएं तो एक ही दाम मिलेगा, कपड़ा लेने जाएं तो आपको आपके बजट का मिल जाएगा। लेकिन मेडिकल प्रोसीजर के रेट्स जो हैं वो शहर से शहर, अस्पताल दर अस्पताल चेंज होते हैं और उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ नहीं बैठी हैं। अगर कोई बीपीएल परिवार एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत हो और वो उनका प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? गवर्नमेंट वगैरह हेल्प करती है? सैड स्टोरी कि आज के डेट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी गरीब आदमी को एयर एम्बुलेंस मिले तो सरकारी मदद मिल जाए, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। इलाज के ऊपर है, बहुत सारा सीएम रिलीफ फंड है, पीएम रिलीफ फंड है। तो गवर्नमेंट के हो सकता है, मतलब उतना डीप तो जाएंगे नहीं कि मतलब किस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता है। हो सकता है उसके एमएलए एमपी ने उसको फंड कर दिया हो, बट ऐसा कोई स्कीम नहीं है, वैलिड स्कीम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी तरफ से क्या व्यवस्था है, जो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं ना, जो एयर एम्बुलेंस से जाते हैं, उसमें 20% ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जो कि 4 घंटे में अगर नहीं गए तो दे विल डाई। वो ट्रांसपोर्ट को हम लोग छोड़ के 80% जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम लोग कन्विंस करते हैं कि ट्रेन एम्बुलेंस में चले जाओ। अफोर्डेबल प्राइसिंग, बेड टू बेड ट्रांसफ़र विद कंप्लीट सेटअप। आईसीयू चाहिए, सेमी आईसीयू चाहिए, सिर्फ पैरामेडिक चाहिए, डॉक्टर चाहिए। बिहार है जैसे मान लीजिए, राइट, यहाँ से लोग दिल्ली जाएंगे, बैंगलोर जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, मुंबई जाएंगे, यही 4-5-6 लोकेशंस हैं। यूपी, बिहार, झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ से दिल्ली 1000+ किलोमीटर, 1100 किलोमीटर। यहाँ से हैदराबाद अप्रॉक्सीमेटली 1700+ किलोमीटर। मुंबई विल बी मच मोर फारर, बेंगलोर विल बी मच मोर फारदर। रोड ट्रांसपोर्ट फिजिबल नहीं है ऐसे ट्रांसपोर्ट्स के लिए। और बीपीएल का भी पेशेंट है, वो भी मरीज है, उसकी भी आकांक्षा है कि हमारा इलाज दिल्ली एम्स में हो। इफ नॉट इन दी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, दिल्ली एम्स में तो हो जाए मेरी इलाज, सफदरजंग में हो जाए, आरएमएल हॉस्पिटल में हो जाए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो जाए। रोड का खर्चा लगभग 1 लाख 1.25 लाख रुपए जाता है यहाँ से। फ्लाइट का खर्चा आप 5 लाख से शुरू कर लें और फिर वही बात है, 15 लाख तक का कॉस्ट चला जाता है। ट्रेन एम्बुलेंसेस आपका 40,000 रुपये से लेके 70,000 रुपये तक के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। वेंटिलेटर चाहिए, नहीं चाहिए तो कम प्राइस है। मॉनिटर चाहिए, नहीं चाहिए तो कम प्राइस है। आईसीयू सेटअप चाहिए, नहीं चाहिए तो और भी कम प्राइस है। ये एक अफोर्डेबल प्राइसिंग हो जाता है। सर, हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें नर्स जो सिस्टर होती है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है हर जगह पे, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक। लेकिन फिर भी हमारे समाज में जो उनका प्रोफेशन है उसको एक अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता है। लोग तो यहाँ तक है कि नर्स है तो शादी वगैरह इग्नोर ही करो। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको नहीं लगता है कि उनको भी एक अव्वल दर्जे का उनको रिस्पेक्ट मिले? पहला तो ये है उत्तम की जो बात आप बोल रहे हैं वो कुछ हद तक सही ज़रूर है, लेकिन ये हमारा समाज जब आप बोलते हैं ना तो ये बिहार यूपी तक ही सीमित है। साउथ में मैक्सिमम घरों में लोगों का एस्पिरेशन होता है कि मेरा बेटा बेटी नर्स बने, ठीक है। तो नर्सिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और मेडिकल कम्युनिटी में नर्सेज को बहुत इज्जत से देखते हैं। अस्पताल के अंदर 80% टाइम मरीज के साथ जो है नर्सेज ही होती हैं और वही ट्रीटमेंट करती हैं और उनका रोल पूरे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में, चाहे प्राइमरी हेल्थ केयर हो, आशा कार्यकर्ता से लेकर के और एक
मतलब बीएससी और एमएससी नर्स तक जितने भी नर्सिंग कैडर के लोग हैं, इन्होंने ही हेल्थ केयर को संभाल रखा है। ये जो एक सोच है बिहार यूपी में कि नर्स है तो शादी नहीं होगा, ये अब धीरे धीरे कम हो गया है और अब तो बिहार में काफ़ी अच्छे नर्सिंग कॉलेजेस खुले हैं और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि हम लोग यहाँ की ट्रेनिंग किए हुए नर्सेज को अच्छे अच्छे शहरों में और दूसरे देशों में प्लेस कर सके। इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, जो समाज का जो पर्सपेक्ट है जो आपने बताया ना, लाइटर नोट, चेंज तुरंत इसलिए हो गया क्योंकि अब क्या है ना, नर्स लोग की जो अर्निंग है ना, खास करके गवर्नमेंट ने जो किया है अभी, एक एएनएम नर्स को मेरे ख्याल से 35-40 हज़ार रुपये की सैलरी तनख्वाह मिलती है और जीएनएम को समवेयर अराउंड 60-70,000 की स्टार्टिंग सैलरी है। ये अब क्या ना, हमारा समाज पता है क्या है, इट्स ऑल डिपेंड कि भाई उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, दैट विल चेंज द पर्सपेक्ट। तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, दे हैव गिवन द इम्पोर्टेंस टू द नर्सिंग फैटर्निटी। और किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में, चाहे गवर्नमेंट प्राइवेट कैसा भी क्लिनिक हो, एक नर्स इज द बैकबोन ऑफ द डिलीवरी। आपको नहीं लगता कि हेल्थ और एजुकेशन हर किसी का बेसिक नीड है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, उनको ये चीज़ें मुफ्त मिलनी चाहिए। बेसिक नेसेसिटी है, ह्यूमन राइट है, ये तो मैं एग्री करता हूँ। मुफ्त थोड़ा कठिन स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ समझिए, दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता है। अल्टीमेटली सरकारी व्यवस्थाएं भी जो आपको सुविधाएं देती हैं वो टैक्स पेयर के पैसे से ही देती हैं। और अगर आप कंपैरिजन कर लें तो एक सरकारी स्कूल चलाने में या सरकारी अस्पताल चलाने में जितना खर्चा होता है, उससे कम खर्चे में एक प्राइवेट स्कूल और एक प्राइवेट अस्पताल डिलीवर कर देती है सर्विस। अब बात यह है कि पैसा आप किस रूप में दे रहे हैं, पॉकेट से निकाल के दे रहे हैं या टैक्स के फॉर्म में दे रहे हैं। तो सरकारी व्यवस्था भी, जैसे आयुष्मान भारत का लॉन्च हुआ, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट आधी आबादी जो देश की है उसको तो मिल ही रही है, लेकिन वो प्राइवेट अस्पतालों में मिल रही है और ये ट्रीटमेंट का खर्चा जो है सरकार पे कर रही है, तो लोगों को हिट नहीं कर रहा है। तो प्राइवेट सिस्टम जो है ना, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी और करनी चाहिए, भले ही इसके पेमेंट के मोड्स को आप बदल दें, लेकिन फ्री दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। इस पर ऐड करूँगा एक चीज़, देखो मतलब खास करके अब मेरे ख्याल से देयर इज अ डेटा जो ये कहता है कि 2023 में वी विल सरपास द पॉपुलेशन ऑफ चाइना एंड विल बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट populated state in terms of a living being, human. Country like UK, right, जो NHS मतलब नेशनल हेल्थ जो सिस्टम्स है वर्ल्ड की बहुत एडवांस सिस्टम्स थी, दे वर गिविंग फ्री ट्रीटमेंट टू देयर कंट्रीमेन, टू देयर सिटीजन्स। आज के डेट में वहाँ पे ना, मतलब जो सिस्टम है फ्री ट्रीटमेंट का, वहाँ पे आधा से ज़्यादा लोग शायद ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं उस देश में, बिकॉज ऑफ लॉन्ग क्यूज़ और उनका जो सिस्टम है। 1 सेकेंड, जो इकोनॉमिक्स है वहाँ का, जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है और अभी जो करंट हेल्थ स्पेंड है उस पर ना पूरी कंट्री चरमराई हुई है। कंट्री लाइक अमेरिका, राइट, जहाँ पे हेल्थ सबसे कॉस्टली है, तो वहाँ पे दवा से लेके ट्रीटमेंट तक इज सो कॉस्टली, सो कॉस्टली, पीपल कांट अफोर्ड इवन आफ्टर हैविंग एन हेल्थ इंश्योरेंस, और हेल्थ इंश्योरेंस भी काफ़ी महंगी है। तो हेल्थ फाइनेंसिंग की ना काफ़ी सारी एवेन्यूज़ हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खास करके पीएमजेवाई के, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम, वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है ये पीएमजेवाई। मुफ्त का तो नहीं कहते बट कुछ फ्री, क्योंकि सोसाइटी में देखेंगे हर एक वर्ग के लोग होते हैं, कुछ बहुत अमीर हैं वो पे कर सकते हैं, कुछ सोसाइटी मिडिल क्लास हैं वो कुछ और कम पे कर सकते हैं, और कुछ बीपीएल जैसे लोग, जैसे पीएमजेवाई स्कीम्स आई हैं जिनको तुम फ्री कर सकते हैं आप, राइट। बट जैसे डॉक्टर नीरज ने भी बताया, एक कंट्री का चेक, बट पेमेंट जाता कहाँ तक, इट्स टैक्स पेयर्स मनी। टैक्स भरता कौन है? ऊपर वाला, मिडिल वाला। हो सकता है ऊपर वाला ज़्यादा बढ़ रहा हो, मिडिल वाला कम बढ़ रहा हो। बीमारी तो सब तीनों को सेम ही होता है, खर्च तीनों में सेम होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनफैक्ट लॉट ऑफ स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि स्टेट्स, जैसे आप कर्नाटका उठा लो, आप तमिलनाडु उठा लो, स्टेट बॉन्ड हेल्थ स्कीम्स काफ़ी होती हैं, कोऑपरेटिव स्कीम्स काफ़ी होती हैं, कम्युनिटी बेस्ड स्कीम्स काफ़ी होती हैं। फ्री ना रख के सम गुड स्कीम्स, सम गुड पॉलिसीज लॉन्च होना चाहिए, ताकि आउट ऑफ पॉकेट स्पेंड जो है कम हो
और कैटेगराइजेशन वाइज स्पेंड हो, जिसके पास पैसा वो स्पेंड कर सके, जिसके पास पैसा नहीं उसको फ्री सुविधा दे पाए। बट कंप्लीटली फ्री देंगे तो नो वैल्यू फॉर ऑल, फिर क्वालिटी डिटोरेट करना शुरू हो जाएगा। और ये केस स्टडी है इसके ऊपर। इंश्योरेंस मॉडल इज द बेस्ट मॉडल दैट एनी कंट्री शुड अडॉप्ट। और इंडिया में अभी गवर्नमेंट इंश्योरेंस के नाम पे जो PMJY लॉन्च हुआ वो सबसे अच्छा स्कीम है। इसी का दायरा बढ़ा करके अगर हम 100% पॉपुलेशन को जो है इंश्योर्ड कर सकें तो वो सबसे बेटर मॉडल होगा। अभी गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड लाना चाह रही है, तो आपको क्या लगता है कि इससे जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसमें बदलाव आएगा? बहुत बड़ा बदलाव आएगा। NDHM जो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसके तहत मेडिकल का जो डेटा एक आदमी का है कि आप क्या दवाई खा रहे हैं, आपकी बीमारी क्या है, आप किस डॉक्टर से दिखाएं, इस तरीके का डेटा जो है वो कलेक्ट होगा और सेंट्रल रिपोजिटरी बनेगी। इससे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च में हेल्प मिलेगा और जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है ना वो भी काफ़ी सस्ता जाएगा। क्योंकि अगर आप मान के चलिए, एक एग्जांपल जस्ट दे रहा हूँ, छोटा एग्जांपल, आप MRI कर रहे हैं या पेट स्कैन कर रहे हैं, उसमें फिल्म की प्रिंटिंग का जो कॉस्ट है वही बहुत हैवी। अगर वो डिजिटल हो जाए और वो आपको जो है आपके मोबाइल पे मिल जाए, आपके लैपटॉप पे मिल जाए और दूसरा डॉक्टर भी उसी फॉर्म में देख ले, तो प्रिंट का तो कॉस्ट बच रहा है। सो दिस इज जस्ट टाइम बच रहा है। और आपको यहाँ से CT स्कैन करके और किसी डॉक्टर को भेजना नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी डिजिटल फॉर्मेट में मेडिकल रिकॉर्ड्स, आपके हार्ट का साउंड तक अब रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप लंग साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें अगर डिजिटल फॉर्मेट में जमा होगी तो ये एक बहुत बड़ा रिसर्च डेटाबेस बनेगा। क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है और हमारी बीमारी जो है अलग लेवल की है, तो हम लोग इसको जब NDHM के तहत रिकॉर्ड करेंगे तो ये रिसर्च का बहुत बड़ा डेटा होगा और इससे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी डाउन होगा। एक और पर्सपेक्टिव है इसका। आप आज के डेट में एक बीमारी को लेकर ना आपका जैसे बताया ना, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, वी डोंट गेट कॉन्फिडेंस कि मेरा बीमारी ही ठीक नहीं हो रहा है, राइट। हो सकता है दवा टाइम पे नहीं खा रहा हूँ, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया वो फॉलो नहीं कर रहे हूँ, बट गलत डॉक्टर होगा क्योंकि आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। बहुत सही बोल। तो आप क्या करेंगे, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर स्विच करेंगे 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, या हो सकता है 1 साल बाद। वहाँ से आप 10 डॉक्टर 12 डॉक्टर तक पहुँच जाएंगे। और एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर जाने के दरमियान आप क्या करेंगे, पहले डॉक्टर ने जो भी आपका जाँच कराया हो, जो भी आपको एडवाइस किया वो सब भूल जाएंगे, कहीं खो देंगे आप। तो जो नए डॉक्टर के पास जाएंगे तो भाई आपके पास तो कुछ है नहीं कंप्लेन के सिवा, तो डॉक्टर क्या करेगा, फिर से रिसर्च करेगा आपके ऊपर। दैट रिसर्च कम्स एट अ कॉस्ट। आपके पुराने रिपोर्ट्स भुला जाते हैं। वो तो अब डॉक्टर के पास गए, आपका पुराना रिपोर्ट देख लिया, इनफैक्ट आपने दवाई खरीदी कि नहीं खरीदी वो भी डॉक्टर को अगर पता चल जाए तो हम तो समझ जाएंगे ना कि तुम दवाई खाए नहीं हो और आकर के बोल रहे हो बीमारी ठीक नहीं हुई, तो नॉन कंप्लाइंट पेशेंट भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। कैसा है इसको, राइट फ्रॉम दी स्मूथ ट्रीटमेंट, राइट ट्रीटमेंट टू कॉस्ट सेविंग, मतलब, और खास करके जो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं ना उनका इलाज में बहुत हेल्प होगा ये। अगर कोई हॉस्पिटल या कोई एम्बुलेंस ड्राइवर है हनुमान से जुड़ना चाहे तो उनको कैसे वो जुड़ सकते हैं हनुमान से? एम्बुलेंस ड्राइवर्स के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और हॉस्पिटल्स के लिए भी। मैं दोनों को अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ। आप समझिए कि एक एम्बुलेंस की कीमत जो है एनीथिंग बिटवीन 15 लाख से 30 लाख रुपए होती है और वो खरीदने के बाद जो है उसको एक अस्पताल के बाहर लगा के इंतज़ार करना पड़ता है कि हमको यहाँ से कुछ भाड़ा मिलेगा। जब आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस में जुड़ते हैं तो आपको एक लोकेशन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है अपने भाड़ा के लिए, बल्कि आपको कम्युनिटी के अंदर से आपकी ज्योग्राफी का पेशेंट मिल जाता है जिसको आप अस्पताल पहुँचाते हैं। तो एक तो प्राइड है कि आपने एक लाइफ बचाया और दूसरा आप एक बड़े मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं। एक सेंट्रल लोकेशन पे खड़ा रखने का 24 घंटा गाड़ी आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे भी हैं तो आपको बिजनेस मिलेगा। तो इस वजह से जो है एम्बुलेंसेज हमारे साथ जुड़ती हैं और उनका काफ़ी फ़ायदा होता है, उनके इनकम में भी बढ़ोतरी होती है और कस्टमर को भी टाइमली एम्बुलेंस सर्विसेज मिल जाती है। दूसरा, हॉस्पिटल्स के लिए जो है इस तरीके के एम्बुलेंस सर्विसेज, खास करके हनुमान की सर्विसेज बहुत बड़ा सहायता देता है। क्योंकि अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए एक आम आदमी को, तो या तो गूगल करता है या अपने हॉस्पिटल को कॉल करता है। तो हॉस्पिटल को जब आप कॉल करते हैं तो आप हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट को एम्बुलेंस अपने 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की परिधि में ही दे सकता है टाइमली। उसके बाद वो भी जो है किसी और को ही बोलेगा एम्बुलेंस पहुंचाने के लिए, तो फिर डिस्कवरी टाइम और एम्बुलेंस पहुंचने का टाइम बड़ा हो जाता है। हमारे सिस्टम में क्या है कि एम्बुलेंस
के मतलब जैसे ही हनुमान प्लगइन होती है किसी भी हॉस्पिटल के साथ, तो हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर आप जैसे ही प्लगइन करते हैं कि कॉलर का नंबर ये रहा, लोकेशन ये रहा, तो उसके नियरेस्ट एम्बुलेंस हम सर्च कर देते हैं और पेशेंट को हम पिकअप करके राइट हॉस्पिटल पहुंचा पाते हैं। तो हॉस्पिटल का जो पेशेंट लूज होता है ट्रांसपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाने की वजह से, वो हॉस्पिटल तक पहुंचने लगता है। तो हमारा जो हॉस्पिटल पार्टनरशिप मॉडल है उसमें करीब करीब 20% का इजाफा है हॉस्पिटल में इमरजेंसी एडमिशन्स में, जब वो हमारे सिस्टम से जुड़ जाते हैं। तो और एक हॉस्पिटल के लिए देखिए, मतलब आप गुड हॉस्पिटल्स के नाम ले लीजिए, अच्छे हॉस्पिटल्स के नाम ले लीजिए, दे आर ऑल गुड हॉस्पिटल्स आर फोकस्ड ऑन क्रिटिकल केयर। राइट। और क्रिटिकल केयर क्या है? इट अराइजेज आउट ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशंस। और जैसा कि डॉक्टर नीरज ने बताया अभी कि हॉस्पिटल्स के पास रिस्ट्रिक्शन है, दे हैव अ लिमिटेशन, दे कैन ओनली सर्विस अप टू 10 किलोमीटर ऑफ रेडियस। बट उनके कस्टमर्स हैं, उनके पेशेंट्स, अब जैसे कोई भी हॉस्पिटल पटना में है, उसके पेशेंट्स, अगर हम अभी यहाँ फ्रेजर में बैठे हैं, यहाँ से हो सकता है दीघा से पेशेंट आ सकता है मेरे पास, समस्तीपुर से पेशेंट आ सकता है मेरे पास, गया से पेशेंट आ सकता हो, बट वहाँ से कनेक्ट कैसा है? वो जर्नी डिफाइंड नहीं है। वो पेशेंट और हॉस्पिटल का जर्नी बिल्कुल डिफाइंड नहीं है, राइट। और खास करके इमरजेंसी सिचुएशंस हो जहाँ पे जान माल की फिर से खतरा हो, उस समय क्या, इधर पेशेंट विल लूज हिज लाइफ एंड द हॉस्पिटल विल लूज इट्स बिजनेस। बिजनेस पे कोर्स दोनों एंड से लॉस है। वहाँ पे इफ हनुमान इज देयर और वो दोनों हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, दोनों चीज़ सॉर्टेड हो जाता है। और जो हमने बात की ना ट्रांसपेरेंसी की, तो जब हम लोग हनुमान कॉल सेंटर हॉस्पिटल के साथ प्लग इन करता है तो मरीज़ को हम एग्जैक्टली ये जानकारी भी दे पाते हैं कि हॉस्पिटल में अभी कौन से डॉक्टर हैं, कौन आपको रिसीव करेगा, अस्पताल भी कनेक्टेड रहता है, पैसे के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये जो कनेक्शन है ना वो काफ़ी बेटर हो जाता है, सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो जाती है। सो हम हॉस्पिटल्स को ऑफर करते हैं कॉल सेंटर आउटसोर्सिंग और उनका पूरा एम्बुलेंस सिस्टम का आउटसोर्सिंग। ये 2 प्रोडक्ट के साथ हॉस्पिटल को न केवल बिजनेस में इजाफा मिलता है बल्कि पेशेंट सेटिस्फैक्शन में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट और हॉस्पिटल का ट्रस्ट बढ़ता है ना मार्केट में। भाई एक पेशेंट जिसको ज़रूरत थी हॉस्पिटल की, फर्स्ट स्टेप तो एम्बुलेंस ही है उस पेशेंट को लाने का, जो कि हॉस्पिटल के पास लिमिटेशन है बियॉन्ड 10 किलोमीटर्स। तो वो ट्रस्ट बिल्डिंग हम लोग क्रिएट करते हैं हॉस्पिटल्स के लिए। तो बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। बहुत पता मज़ा नहीं आया। आपको अच्छा लगा या नहीं बहुत लगा। मज़ा आया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये हमारा कैमरा है, भूलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स उत्तम फॉर द लवली शो। आई मीन मज़ा आया आपसे बात करके, काफ़ी इंटरेस्टिंग और डीप क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर कर रखे थे हम लोग के शायद, टफ भी थे हालांकि टू आंसर ऑन कैमरा। तो गाइज आई मीन आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि छुपा रुस्तम को खुल के सब्सक्राइब करें, छुप के सब्सक्राइब ना करें। गिव लॉट ऑफ लव टू दिस चैनल। दिस इज़ अ न्यू इनिशिएटिव, बिहार का मेरे ख्याल से पहला कोई पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, चैनल है। सो बिग थम्स अप टू यू गाइज एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब। नीरज सर आप उत्तम को बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, और काफ़ी अच्छा सवाल तैयार करके रखे थे। बहुत साल बाद लगा कि मेडिकल एग्ज़ाम का वाइवा दे रहा हूँ, सो थोड़ा डिफ़िकल्ट था लेकिन बहुत मज़ा आया। और छुपा रुस्तम को सब्सक्राइब करें और इसको ज़रूर सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जो भी लोग इस शो को देख रहे हैं, अगर आपके यहाँ कोई भी इमरजेंसी मेडिकल केस आता है, बाय द वे अगर वैसा होता है, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हनुमान को जरूर कांटेक्ट करें, जिससे कि बिहार के ही एक स्टार्टअप को बूस्ट मिल सके और आपको समय पर इलाज का जो भी है सुविधा मिल सके। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, आपने वो नहीं बोला मुझे कि हनुमान आपने नाम क्यों रखा है? हनुमान नाम रखने का रीज़न देखो, लोग सोचते हैं कि माइथोलॉजिकल पर्पस से रखा, माइथोलॉजिकल पर्पस नहीं था। बेसिकली हम लोग नाम रखना चाहते थे कंपनी का, और हम लोग वाइट बोर्ड एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके ऊपर लिख रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। तो हमारे जो प्रोमिनेंट वर्ड्स थे वो कुछ थे, हेल्प कर रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एक्यूट केयर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, नीड बेस्ड सर्विस है, यूटिलिटी व्हीकल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो प्रोमिनेंट वर्ड्स थे, तो पहला नाम निकल के आया था हाँ, हेल्प एक्सेसिबल इन एक्यूट नीड। फिर जो है नीचे यूटिलिटी व्हीकल थी तो वो हुआ हनु। तो मेरे पिताजी ने बोला कि हनुमान डिजिटल एरा में आना चाहते हैं, इनको आने दिया जाए।
तो मैन स्टैंड्स फॉर मैनकाइंड और हेल्प एक्सेसिबल इन एक्यूट नीड एंड यूटिलिटी इज हनुमान। हमारा टैगलाइन है, कोई आए ना आए हनुमान जरूर आएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।